पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए विद्युत द्विध्रुव की। तो आप ये बात समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। अब यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक भौतिक राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अभी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए कि अगर कोई एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, और इसकी लंबाई है 12। तो इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे प्रायः हर किताब में P द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूत्र क्या होगा? P बराबर Q इंटू 2L। अब आप कहिएगा कि यहां पर जो सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई। तो आवेश भी अदिश राशि है और लंबाई भी तो अदिश राशि है। फिर यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि कैसे हो गया? तो चूंकि शर्त क्या है कि द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प होती है और बहुत छोटी लंबाई को सदिश मान लिया जाता है। तो इस लंबाई के कारण ही इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या माना गया? सदिश राशि। अब माना गया तो इसकी दिशा किधर लेनी है? क्योंकि यहां पर तो ये आपके पास समस्या आएगी कि 2 आवेश है प्लस और माइनस, तो दिशा प्लस से माइनस होगी कि माइनस से प्लस होगी। तो ये सर्वमान्य मान्यता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाती है। अतः इस चित्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बिंदु B से किधर ली जाएगी? बिंदु A की ओर। तो अब आप समझ गए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाती है। इतना बात आप समझ गए। तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र क्या हो गया? Q इंटू 2L। अब यह जो राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक एवं विमा तो बहुत ही आसान है। आप पढ़ चुके हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम और लंबाई का जानते हैं मीटर। तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलम इंटू मीटर। और बीमा, तो आवेश का बीमा आप जानते हैं IT। तो बीमा हो गया IT और लंबाई का L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो गया कूलम मीटर और बीमा क्या हो गया? ITL। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर इस विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा।
तो अब नेक्स्ट जो हम लोगों का व्यंजक है बल आघूर्ण का, जो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो क्या टॉपिक है? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ध्यान से समझिएगा इसको। मान लो यहां पर ये समरूप विद्युत क्षेत्र है कि अब इस विद्युत क्षेत्र में यह एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, और इस द्विध्रुव की लंबाई 12 है और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनावे। ये स्थिति आपको दे दिया गया। अब आपको करना क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की चर्चा करनी है कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। इसके लिए इस विद्युत द्विध्रुव में स्थित इस दोनों आवेश पर बल कितना लगेगा, पहले इसकी गणना आप करेंगे। तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र E में स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल F बराबर सूत्र क्या होता है? QE। और यह भी हम बताए हैं धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है। अगर इतना बात आपको याद है तो इन दोनों आवेश पर बल निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ही बता सकते हैं यहां पर A पर जो प्लस Q आवेश है इस पर बल कितना लगेगा? तो बल तो लगेगा QE। इसकी दिशा क्या होगी? तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इस पर जो बल लगेगा QE और इसकी दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक उसी प्रकार से इस माइनस Q आवेश पर बल कितना लगेगा? तो बल का परिमाण वही होगा QE, लेकिन दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो यहां पर ये बल QE और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत हो गई। अब इस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग गए, दोनों का परिमाण बराबर हो गया और दोनों बल एक दूसरे के प्रति समानांतर हो गए। तो क्लास 11 में आपको बताया गया है बलयुग्म, दो ऐसे बलों का जोड़ा जो परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, ऐसे बलों को ही कहा जाता है बलयुग्म। तो जब किसी वस्तु के दो अलग अलग बिंदुओं पर समान परिमाण के दो बल एक दूसरे के प्रति समानांतर लगते हैं तो ऐसे बलों के जोड़ा को बलयुग्म कहा जाता है। और इस बलयुग्म के द्वारा जो भी आघूर्ण उत्पन्न होगा यहां पर वही क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण। तो कैसे बल आघूर्ण की गणना की जाती है? किसी बलयुग्म के द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण की गणना कैसे की जाती है? तो बलयुग्म में उपस्थित एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिए इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा। अब इस क्रिया रेखा को पीछे बढ़ा के अगर यहां से हम एक लंब डाल दें, मान लो यहां पर C, तो यह जो AC है
दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो गई। तो पहले बल आघूर्ण निकालने से पहले हम लोग इस लंबवत दूरी AC की गणना करेंगे। तो यहां पर कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तब आप बताइए त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर, इसके लिए लंब हो गया AC और कर्ण हो गया AB, जो कितना है 12 है। तो AC बराबर 12 साइन थीटा। अब प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण F बराबर कितना है, QE, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसको हम लोग इस चिन्ह से करते हैं जिसको टॉ पढ़ते हैं। तो एक बल QE और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 साइन थीटा। अभी आप पढ़े Q इंटू 12 को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको आप लिख सकते हैं टॉ बराबर Q इंटू 12 के जगह पर P E साइन थीटा, जहां P बराबर क्या है, Q इंटू 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ बराबर सूत्र क्या हो गया, PE साइन थीटा। इसमें P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और थीटा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के दिशाओं के बीच का कोण है। अब इस व्यंजक को सदिश रूप में आप लिख सकते हैं टॉ बराबर सदिश P क्रॉस E। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है, तो ध्यान रखिएगा टॉ बराबर सूत्र क्या हो गया, P क्रॉस E। भुलवाने के लिए लिखा रहेगा E क्रॉस P, P डॉट E, P बटा E नहीं। विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ बराबर सूत्र हो गया P क्रॉस E। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण और उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच कोण कितना होगा, तो ध्यान रखिए कोई भी राशि अगर दो सदिश राशियों के सदिश गुणन से प्राप्त होती है तो उसकी दिशा उन दोनों सदिशों के दिशाओं के लंबवत होती है। अतः इस बल आघूर्ण और इस P के बीच भी कोण 90 डिग्री होगा, इस बल आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र E के बीच भी कोण 90 डिग्री होगा। अगर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र XY तल में है तो बल आघूर्ण की दिशा जो है Z अक्ष की ओर होगी। इस बात को याद रख लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखो यहां पर यह जो सूत्र है टॉ बराबर PE साइन थीटा, यहां से हम लोग एक बार इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। आप कहेंगे कि आप तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर चुके हैं। एक आवेश और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। लेकिन एक बार सवाल पूछ दिया, विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, तो जो पहला परिभाषा आपको बताया वो लिखिएगा, तो उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर कह दे विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे तो वह परिभाषा हम लोग यहां से प्राप्त करेंगे। अब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री और
E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब टॉ बराबर क्या हो जाएगा P। अब यह शर्त यहां पर जो आया, इससे आपको परिभाषित करना है किसको, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो क्या परिभाषा दीजिएगा कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में पूछ दे, तब आपको परिभाषा क्या लिखना पड़ेगा, तो आप यही परिभाषा लिखिएगा कि जब विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इसको याद रखना है। अगर केवल कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, तो आप लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। लेकिन अगर ये जोड़ दें कि विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, तो आपको ये परिभाषा लिखना पड़ेगा, जब विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री और ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब, तब टॉ बराबर पी। यही से हम इस परिभाषा को यहाँ लिख दिए हैं, इसको याद रखना है। अब देखो, कुछ यहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। हमने दिखाया ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू, ये पी है, ये कोण थीटा है, यहाँ पर बल लगा क्यू ई, यहाँ भी बल लगा क्यू ई। एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित इस विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल अर्थात परिणामी बल हमेशा शून्य होगा। ये पहला नोट याद रखना है। क्या रखना है? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल या परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होंगे, प्लस और माइनस, निश्चित रूप से दोनों पर बल का परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी। चाहे विद्युत द्विध्रुव किसी स्थिति में रखा रहे, तो उस पर परिणामी बल हमेशा शून्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप कह दे, तो नेट बल कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखिए, अगर समरूप है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल हमेशा शून्य होगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप है, तो नेट बल कभी भी शून्य नहीं होगा। तीसरी बात, अभी इस पर लगने वाले बल आघूर्ण टॉ बराबर हम लोग सूत्र निकाले, पी ई साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या है? इस द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के दिशाओं के बीच का कोण।
अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी टॉ बराबर 0। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब भी यहां पर टॉ का मान क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा 0 कब कहलाएगा? जब P की दिशा E के दिशा में हो जाए। और थीटा 180 डिग्री कब कहलाएगा? जब P की दिशा इस E के दिशा के विपरीत हो जाए। यहां पर अगर इधर विद्युत क्षेत्र है और इधर ही द्विध्रुव आघूर्ण है तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। और इधर विद्युत क्षेत्र है और इधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है तो दोनों के बीच का जो कोण है 180 डिग्री। इन दोनों स्थितियों में इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। तो तीसरा बात जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है क्या? कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित यदि विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, तब इस पर नेट बल तथा नेट बल आघूर्ण दोनों शून्य होता है। अर्थात इन दोनों स्थितियों में द्विध्रुव क्या होता है? संतुलन में होता है। जब भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है या विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? संतुलन में होता है। अब संतुलन दो प्रकार का होता है, अस्थायी या अस्थायी। तो इसकी चर्चा स्थितिज ऊर्जा निकालने के बाद की जाएगी। अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप भी है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में है या इसके विपरीत है तो नेट बल तो 0 नहीं होगा, लेकिन बल आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो आपकी 3 बातें हैं इसको आपको याद रखना है। कौन कौन? पहली बात, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल या नेट बल हमेशा 0 होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल या नेट बल हमेशा 0 होता है। दूसरी बात, असमरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कभी भी 0 नहीं होता है। तीसरी बात, समरूप विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में होती है, तब विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी 0 होता है। अतः इन दोनों स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव
संतुलन में होता है। ये तीनों बात याद रखनी है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो या उसके विपरीत दिशा में हो, तो उस पर नेट बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी शून्य होता है। अतः इन दोनों स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव संतुलन में होता है। अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप है लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है या विपरीत में, तब भी बल आघूर्ण शून्य होगा, नेट बल शून्य नहीं होगा। तो ये तीन नोट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अभी हम लोग क्या चर्चा किए कि अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ बराबर सूत्र क्या होगा, पीई साइन थीटा। अब इस बल आघूर्ण के विरुद्ध अगर इसे डी थीटा कोण से घुमाना हो तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर सूत्र हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। अब दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देंगे, साइन थीटा डी थीटा, ये डब्ल्यू हो गया, पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। यही कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र माइनस पीई कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। इसको हमेशा याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में उसकी दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र क्या हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। अब इसी व्यंजक के आधार पर हम लोग ये प्राप्त करेंगे कि कब कब स्थितिज ऊर्जा जो है महत्तम होगी और कब न्यूनतम होगी, और तब इस पर निर्धारित होगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव जो संतुलन में होता है तो कब उसका संतुलन अस्थायी होता है और कब उसका संतुलन अस्थायी होता है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।